विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लास में तथा कक्षा 11 के भूगोल विषय में। आज हम भूगोल विषय के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपका ये जो भूगोल विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार से विज्ञान में, गणित और अन्य विषयों में क्रमशः क्रमबद्ध लिखने से पूर्ण नंबर प्राप्त होते हैं और बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनते हैं, उसी तरह से भूगोल विषय कला संकाय आर्ट्स के समस्त विषयों में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्कोरिंग अच्छे नंबर दिलाने वाला विषय है। अतः आप सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस विषय को आप बड़े मन से पढ़ें, गौर से पढ़ें, जैसा बताएं उसी तरह से, उसी टेक्निक से पढ़ें जिससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो। और ये जो भूगोल विषय हैं ये आजकल कंपटीशन, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक संग्रह भी है। विद्यार्थियों, अन्य विषयों के साथ में भूगोल विषय का जो कॉम्बिनेशन है वो कंपटीशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। अंततः आपके पढ़ने का उद्देश्य नौकरी पाना होगा, इसलिए शीघ्र नौकरी पाएं, उसके लिए आपको इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना होगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आप शीघ्र और सरलता से उत्तर दे पाएं। बच्चों, कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत तथा दूसरी पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से है। भारत के बारे में बच्चों आप अभी तक पढ़ते आए हो, भारत में हम रहते हैं, उसकी काफ़ी विशेषताओं से आप परिचित हैं। अतः उसमें आपको पढ़ना तो है ही, लेकिन उसमें आपका पूर्व ज्ञान बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। उसकी बजाय भारत भौतिक और पर्यावरण सेकंड बुक है, उसकी बजाय आपकी ये जो प्रथम बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस पर आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। इसको आपको बहुत ही संयम से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक जो अध्याय है वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप अपनी पुस्तक के साथ में मेरे साथ पढ़ते चलें। जहाँ कहीं भी समझाने की आवश्यकता होगी मैं आपको यही समझाता जाऊँगा और धीरे धीरे आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको पूरा कर लेंगे। आप घर बैठे उसका रिवीजन कीजिए, उसको पढ़ते रहिए ताकि आपका समय खराब नहीं हो। इस पुस्तक का प्रथम इकाई का प्रथम जो अध्याय है वो है भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में बच्चों थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिए कि भूगोल अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय तो है ही, साथ में इस विषय को अंतरा अनुशासनिक विषय भी कहते हैं। यहाँ पर यह शब्द समझना बहुत आवश्यक है कि अंतरा अनुशासनिक विषय क्या होता है। बच्चों, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें अन्य समस्त विषयों, चाहे वो विज्ञान वर्ग के विषय हो, चाहे वो कला वर्ग के विषय हो, उन सभी विषयों का समावेश किया गया है। जैसे
विज्ञान वर्ग के विषयों में भौतिकी को लेते हैं, फिजिक्स को लेते हैं, तो उस भौतिकी के नियम पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के स्थिर रहने और पृथ्वी के अन्य बलों के अध्ययन के रूप में कार्य करता है। अगर हम जीव विज्ञान को लेते हैं, वनस्पति विज्ञान को लेते हैं, तो धरातल पर जो पाया जाने वाला समस्त जैव मंडल है, जैव संतति है, उस जैव मंडल और जैव संतति के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करने के लिए हमें जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, धरातल पर मनुष्य रहता है। मनुष्य के संदर्भ में ही भूगोल का अध्ययन किया जाता है। अगर मनुष्य नहीं होता तो शायद भूगोल भी नहीं होता। हमारे सौर मंडल में केवल एक ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है, इसीलिए वहाँ पर भौगोलिक अध्ययन और भौगोलिक क्रियाओं का विशद विश्लेषण भी संभव है। अन्यथा दूसरे जितने भी हमारे सौर परिवार के ग्रह हैं, पृथ्वी को छोड़कर 7 ग्रह, उन ग्रहों की विशेषताएं बहुत ही भिन्न हैं और उन भिन्न विशेषताओं के कारण उनका अध्ययन उतना ही दुष्कर है, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य की पहुँच अभी तक संभव नहीं हो पाई है। इसलिए मानव के संदर्भ में ही भूगोल का अध्ययन किया जाता है, या फिर भूगोल का अध्ययन मानव के निवास के संदर्भ में किया जाता है। मानव और भूगोल, भूगोल और मानव, ये दोनों ही आपस में बहुत ही घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। इस भूगोल को अपन पर्यावरण भी कह सकते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला पर्यावरण मानव से बहुत ही घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है और इसके बनिस्पत मानव भी इस पर्यावरण से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। पर्यावरण प्रकृति का निर्माण करता है। पृथ्वी अपने चारों ओर जिस पारिस्थितिकी का निर्माण किए हुए हैं वह विभिन्न प्रकार के जीवन और जैविक क्रियाओं का संचालन करती है, और उसी जैविक क्रियाओं में एक जैविक रूप मानव है जो सबसे भिन्न है। मानव अपनी बुद्धिबल, कार्यक्षमता तथा आवश्यकता के आधार पर इस पर्यावरण में परिवर्तन करता है, जो कि उसके विकास के विभिन्न आयाम स्थापित करते हैं। मनुष्य समस्त पृथ्वी पर एक ही प्रकार के बुद्धि बल वाला नहीं है, एक ही प्रकार की कार्यक्षमता वाला भी नहीं है, तथा समस्त ग्लोब पर, इस ग्लोब पर, पृथ्वी का जो रूप है ग्लोब, इस ग्लोब पर रहने वाला जो मानव है, इस मानव की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के कारण ही मनुष्य संसाधनों का जनन करता है। यहाँ पर बच्चों एक बात आपको समझनी है, ये शब्द बार बार आपकी किताब में दोहराया जाएगा। संसाधन क्या होता है? प्रकृति में पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, वे पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जब से मनुष्य इन तत्वों का उपयोग करना प्रारंभ कर देता है, तभी से वे सभी तत्व संसाधन कहलाते हैं, और मनुष्य के विकास का आधार संसाधन ही है, क्योंकि इस ग्लोब पर
इस भूमध्य रेखा से इन ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं तो संसाधनों का स्तर, संसाधनों की दशा और संसाधनों के उपयोग लेने की जो स्थितियां हैं उनमें बहुत ही परिवर्तन पाया जाता है। जो संसाधन इन मध्य अक्षांशों में उपयोग किए जाते हैं उनके उपयोग की जो मात्रा दर है वही मात्रा ध्रुवों पर रहने वाले मनुष्य के द्वारा नहीं उपयोग की जाती। इसका मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं भिन्न हैं। मध्य अक्षांशों के मनुष्य सर्वाधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जबकि ध्रुवों पर और वनों में, मरुस्थलों में, शीत क्षेत्रों में, पहाड़ों में रहने वाले मनुष्य जिनकी कार्यक्षमता भिन्न तरह की होती है, क्योंकि उनमें बुद्धि बल का विकास उतना नहीं है जितना इन मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के पास है। इसलिए मध्य क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताएं अधिक है, क्योंकि उन्होंने उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उतने ही संसाधनों का विकास कर लिया है और निरंतर उन्हें विकसित करते जा रहे हैं। अतः बच्चों, यहाँ यह समझना आवश्यक है कि जो भूगोल है, भूगोल अपने आप में एक पूर्ण विषय न होकर समस्त विषयों का एक समाकलित रूप है। समाकलित रूप में बच्चों उन सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा अंश है वो भूगोल में शामिल किया गया है। इस तरह से वो अंश शामिल होने के बाद में एक जो विषय बना उस विषय को भूगोल एक अंतरा अनुशासनिक विषय के रूप में संज्ञा दी गई। यहाँ पर बच्चों आपके इस अध्याय में हम देखेंगे कि भूगोल है एक विषय के रूप में कैसे पढ़ा और पढ़ाया जाता है, इसमें किन किन चीज़ों का समावेश है और मूल रूप से इस विषय में क्या चीज़ें पढ़ी और पढ़ाई जाती है, जो इसके अध्ययन क्षेत्र तथा इसकी प्रकृति कहलाती है। बच्चों, यहाँ पर यह बात आपको समझनी है कि मनुष्य के निवास, मनुष्य के विकास का अध्ययन बिना भूगोल के अध्ययन के कर पाना संभव नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि मानव और पर्यावरण दोनों घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित होते हैं। इसलिए सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति को प्रभावित करता है और इसके बनिस्पत प्रकृति किस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करती है। बच्चों, यहाँ पर आपको यह समझना आवश्यक है, इस अध्याय के इस पृष्ठ और इस पृष्ठ में यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मनुष्य प्रकृति में अनुकूलन करता है, दूसरा समायोजन करता है और तीसरा परिवर्तन करता है। इन तीनों बातों को आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझना है, जिससे आपका भूगोल विषय के रूप में, इस अध्याय के रूप में जो बातें कही जाने वाली हैं इस लेसन में, उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएं। बच्चों, अनुकूलन, समायोजन और परिवर्तन, ये तीनों शब्द इस पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर समस्त या फिर उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इस समस्त ग्लोब पर रहने वाले निवासी है, उन सभी निवासियों पर लागू होती है। बच्चों, इस ग्लोब पर एक समान प्रकृति की दशाएं विद्यमान नहीं हैं। भूमध्य रेखा के पास
सर्वाधिक तापमान होता है। आप जानते हो बच्चों, भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण इस ग्लोब रूपी पृथ्वी पे इस बीच वाले भाग पर सर्वाधिक तापमान हो जाता है और ये सबसे गर्म हो जाता है। इसके बाद सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और कोण न्यून होता जाता है। यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री का कोण बनता है सूर्य से आने वाली किरणों से, और इन ध्रुवों पर बहुत ही न्यून कोण बनता है, जिसकी वजह से ध्रुव है वो गर्म नहीं हो पाते, और इसी कारण से ध्रुवों पर है जो बर्फ का आवरण छाया हुआ है। अगर आपसे पूछे बच्चों कि ध्रुवों पर बर्फ का आवरण, जैसे उत्तरी ध्रुव के आसपास ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया के क्षेत्र होते हुए उत्तरी रूस का जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से बर्फीला क्षेत्र है, जहाँ पर स्थायी रूप से बर्फ की मोटी परत धरातल को ढके हुए है। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो एक बर्फीला महाद्वीप भी कहलाता है, क्योंकि उसके ऊपर बर्फ लगातार जमती गई एक मोटी परत के रूप में विद्यमान है। कारण सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की जो आती हुई किरणें हैं वो किरणें इन भागों को गर्म नहीं कर पाती है, फलस्वरूप यहाँ पर बर्फ का आवरण रहता है। इसकी तुलना में ये मध्य अक्षांशीय जो भाग है, निम्न अक्षांशीय भाग है, ये अधिकतम ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, इसलिए अधिक गर्म होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज़ समझनी है कि इस ग्लोब पर जैव मंडल का जो विकास है, जैव संतति है, जीवों का विकास है, वनस्पति का विकास है, वह सभी सूर्य के प्रकाश के साथ और मिट्टी के साथ, जल के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। बच्चों, सूर्य का प्रकाश, मृदा और जल प्राथमिक उत्पादक, जिसको वनस्पति और पौधे कहते हैं, उनका सृजन करता है, और उसी पर विभिन्न प्रकार के जीवों की आधारिता होती है, जीव निर्भर होते हैं। यह मात्रा इस भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाने पर बदलती रहती है, और ध्रुव ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं जो अत्यधिक विकट परिस्थिति वाले हैं, जहाँ पर जीवन के रूप, चाहे जीव हो चाहे वनस्पति हो, बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं भी इस ग्लोब में, इस पृथ्वी के ऊपर मरुस्थल होते हैं, वहाँ पर भी वनस्पति के रूप बहुत ही न्यून मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर भी जीवों के रूप बहुत ही कम हैं, जैव विविधता बहुत ही कम पाई जाती है। इसके अलावा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भी जीव जंतु, विशेष रूप से मनुष्य का निवास कम होता है। घने वनीय क्षेत्रों में जीव जंतु, वनस्पति तो है, लेकिन घने वनीय क्षेत्रों में अपनी जीवनचर्या संबंधी आवश्यकताएं मनुष्य पूर्ण नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ पर भी मनुष्य का निवास बहुत ही कम होता है। तो ऐसे विकट क्षेत्रों में मनुष्य को इन 3 प्रकार की क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें अनुकूलन, समायोजन और परिवर्तन की दशाएं होती हैं। बच्चों, कल हम इसको और आगे पढ़ेंगे।